हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा बिफोर यू। वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। हम लोग सेल चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। पहले भी पिछले वीडियोस की बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में। वहां मैंने जाते जाते आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन था जहां मैंने सॉल्यूशन समझाया था आप लोग को, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर का मूवमेंट होता था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वहां मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि मान लो एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी उसमें। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने प्लांट सेल को डाल दिया। ठीक है, प्लांट सेल को डालने के बाद क्या हुआ, इस प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वहां से वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होने लगा, क्योंकि अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था और बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके दौरान क्या हुआ था, ये इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो गया था, यानी इसका जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म था वो श्रिंक हो गया था। और मैंने बोला था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और सेल वॉल अपना शेप कभी चेंज नहीं करता। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि इस रीजन में कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको सेल याद होगा, सेल वॉल याद होगा, तो आप आसानी से बता सकते थे। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं। इसके बीच में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? याद करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया था ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल वॉल के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। सेल वॉल के बारे में बस ये कहा था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को इंटर करने से रोकता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को, और वाटर तो आसानी से कहीं भी इंटर कर सकता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जो वाटर है वो इसके अंदर आसानी से इंटर कर जाएगा, इसलिए क्योंकि सेल वॉल कभी अपोज नहीं करता है किसी, इसका परमिएबिलिटी लगभग ना के बराबर, यानी हर चीज इससे पास की जा सकती है। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यही था हमारा पिछले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में। अगर साइटोप्लाज्म देखें, साइटोप्लाज्म मेन एरिया है जहां सेलुलर एक्टिविटीज होती है। सेलुलर एक्टिविटीज यानी जहां सारे ऑर्गेनल्स हैं। मैंने क्या लिखा है, इट इज अ रीजन वेयर वेरी लिटिल स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड। तो हर एक ऑर्गेनल के बारे में स्टडी करने के लिए कुछ डाई का यूज किया गया। सिंपली समझ सकते हो, कुछ कलर का, वो कलर सेल के अंदर डाला गया और पर्टिकुलर कलर में हर एक जो ऑर्गेनल्स थे, सेल के ऑर्गेनल्स, वो पर्टिकुलर कलर शो करते थे। कोई डार्क कलर, कोई लाइट पर्पल, कोई ब्राउन कलर। वैसे ही जो साइटोप्लाज्म था, वो साइटोप्लाज्म बहुत लेस कलर शो करता था उस स्ट्रेन के कारण। इसलिए मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ रीजन वेयर लिटिल स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड और सेमी सॉलिड एरिया। किस फ्लूइड है और सेमी सॉलिड एरिया, ना इसको लिक्विड कह सकते हैं ना सॉलिड कह सकते हैं। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उस मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जहां सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं और ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है अपने उस सेल के अंदर, उस साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनल हैं। याद करो, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था साइटोसोल के बारे में। याद करना कि अगर साइटोप्लाज्म से सारे के सारे सेल ऑर्गेनल हम निकाल दें और जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट बच जाए, उसको हम साइटोसोल कहेंगे। और साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल को एक साथ साइटोप्लाज्म कहा जाता है। याद करो, मैंने नोट में लिखवाया था वहां प्लस माइनस करके। नेक्स्ट है नोट, वायरस। देखो, वायरस के बारे में अभी के टाइम में ये मैं पूछ ही नहीं सकता हूँ कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो। सब लोग जानते हैं अभी वायरस कितना डेंजर होता है। वायरस, देखो, वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ना कि लिविंग है और ना नॉन लिविंग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। यानी अगर ये वायरस बॉडी के बाहर है, किसी होस्ट की बॉडी के बाहर, ये तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। लेकिन किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो ये वायरस डिवाइड करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फर्स्ट इसमें लाइन देखेंगे, इट इज एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल्स के फॉर्म होता है, इनर्ट यानी जल्दी रिएक्ट नहीं, यानी कोई लाइफ शो नहीं करता, इसलिए इनर्ट कहा जाता है। जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन और ये कोई लाइफ भी शो नहीं करता, बट बिकम लिविंग आफ्टर एंटरिंग इन अ लिविंग बॉडी। किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। कैसे? उसके ही सेल के मैकेनिज्म को यूज करके, डिवीजन के मैकेनिज्म को यूज करके एक वायरस डिवाइड करता है। तो यही हमारा है वायरस। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जैसा कि नाम है, एंडो यानी अंदर। किसके अंदर? मेम्ब्रेन के अंदर। ये बात हो रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम चलता है जिसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ 4 ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, यही 4 ऑर्गन्स इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन में क्या फर्क है? जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे तो उस सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या कहा जाएगा? सिस्टम। सेम उसी तरह इसमें भी सिस्टम इसलिए कह रहे हैं कि 4 ऑर्गन्स मिलकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड है, जुड़े हुए एक दूसरे से, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया। इसलिए मैंने लिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल वर्क टुगेदर टू फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक साथ काम करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शंस जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में ER हम लोग यूज करेंगे। ये क्या है? अगर सेल के डायग्राम को देखो, किसी यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम को, तो उस न्यूक्लियस के जस्ट सटे उस न्यूक्लियस से बस उसके पास में ही बहुत सारे नेटवर्क देखते हैं हम लोग, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जैसा कि लिखा हुआ, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये बहुत लार्ज नेटवर्क होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। डायग्राम में आप देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? मटेरियल्स को फॉर्म करता है। फॉर्म करने के बाद अलग अलग जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां भेजेगा, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में, जहां भी उसको रिक्वायर पड़ रहा है। प्रोटीन्स एंड लिपिड प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाएगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में, यानी जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही बनाया हुआ है। इसी कारण से इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि ये प्रोटीन्स लिपिड बना रहा है और ये सेल मेम्ब्रेन भी बना रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जनरली 2 टाइप होता है, एक RER और एक SER। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि रफ अगर डायग्राम में देखो तो उसके अंदर डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि राइबोसोम्स होते हैं। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो जहां भी प्रोटीन टर्म आ जाए यानी वहां राइबोसोम आएगा ही आएगा। तो देखते हैं इसमें, इट लुक्स रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। रफ क्यों लगता है ये? इसका जैसा नाम पड़ा है, ये क्यों लगता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस, ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और RER का जो नंबर सबसे ज्यादा होता है वो मोर एक्टिव सेल्स, यानी जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसमें उतना ज्यादा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर होगा। तो एग्जांपल है लीवर, पैनक्रियाज और भी बहुत सारे सेल्स है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि नेम है इसका स्मूथ, यानी इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है, जिसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरा जो लाइन है क्या? दे आर द साइट्स ऑफ लिपिड्स और फैट सिंथेसिस, यानी RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, और स्मूथ में क्या होगा? लिपिड और फैट का सिंथेसिस। फैट लिपिड एक ही चीज है। और साथ साथ क्या करता है SER? कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स को बनाता है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं। बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड से बने होते हैं, और उस लिपिड को फॉर्म कौन कर रहा है? ये SER कर रहा है। तो उन हार्मोन्स को कौन बनाएगा? SER बनाएगा। साथ ही साथ SER कुछ बॉडी में कुछ ड्रग्स या कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई यानी उनके उस पॉइजनस नेचर को खत्म करता है, ये उसका फंक्शन है। नेक्स्ट है गोल्गी apparatus। गोल्गी, जैसा इसका नाम रखा गया इसके साइंटिस्ट के हिसाब से, इन्होंने ही डिस्कवर किया था। किसने? कमीलो गोल्गी ने। गोल्गी apparatus प्लांट्स में डिक्टायोसोम के नाम से जाना जाता है, वहां इसलिए कि वेल डेवलप्ड गोल्गी बॉडी नहीं होने के कारण वहां डिक्टायोसोम कहते हैं उसको। मैंने एक डायग्राम भी बनाया जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस तीनों एक साथ है। किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। पहले देख लें, गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का एक सिस्टम है जो फ्लैट सिस्टम है, जो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। अरेंज पैरेलल टू ईच अदर स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न, यानी स्टॉक्स में यानी बहुत सारे ढेर के ऊपर बहुत सारे उसके ऊपर इस तरीके से अरेंज है, इसलिए इसको सिस्टर्नी कहते हैं। ध्यान देना, इस रीजन को भी सिस्टर्नी यानी गोल्गी बॉडी में ये जो निकला हुआ रीजन इसको भी सिस्टर्नी कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, इसमें भी जो ये साइड रीजन है इसको भी सिस्टर्नी ही कहा जाता है। इसमें 2 चीज याद रखेंगे, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस।
यानी गोल्गी एपरेटस का वो पार्ट जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको क्या कहेंगे, सिस फेस कहेंगे, कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स फेस कहेंगे, और एक और नाम से जाना जाता है उसको फॉर्मिंग फेस, यानी वो कुछ फॉर्म करेगा। दूसरा ट्रांस फेस जिसको कॉन्केव फेस के नाम से जाना जाता है, और इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। देखो इसको इसलिए कहते हैं कि गोल्गी एपरेटस का जो फंक्शन होता है वो पैकेजिंग का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कर दिया। अब उस प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे जा रहा है, न्यूक्लियस में जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जा रहा है, या साइटोप्लाज्म का कोई एरिया में कंट्रीब्यूट हो रहा है वो, तो वो अलग अलग मटेरियल्स में जाएगा। तो उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस। इसमें ध्यान देंगे कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी, ये जो सिस्टर्नी इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको क्या कहेंगे, सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। दूसरा कॉन्केव सरफेस ये वाला सरफेस, इसको ट्रांस फेस कहते हैं, और मैच्योरिंग फेस, यानी ये मैच्योर करता है, यानी वो चीजें यहाँ फॉर्म होने लगी, यहाँ से जो लिपिड और प्रोटीन आए यहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ यानी मॉडिफिकेशन हुआ, और टोटली मैच्योर होकर इस रीजन से वो बाहर चला गया। और ये जो वेसाइकल है, इनको वेसाइकल्स कहते हैं, ये वेसाइकल्स ही जाएंगे और उस सेल मेम्ब्रेन में पार्टिसिपेट करेंगे, या कहीं भी जाना उनको इसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। एक और नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। जैसा कि मैंने बोला था फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस, यानी ये क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करेगा। किसको पैकेज करेगा, वो जो प्रोटीन लिपिड का फॉर्मेशन हुआ है किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, उसी का पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। इसका मतलब सिंपली आप समझ सकते हो मॉडिफिकेशन, क्या बनाएगा उसका, मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये जनरली हार्मोन्स में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी ये लाइसोसोम को ही फॉर्म करता है, और सेल वॉल मटेरियल्स को भी, जैसा कि मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है तीसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का तीसरा ऑर्गेनेल। पहला क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, और तीसरा लाइसोसोम। लाइसोसोम में देखें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक यानी एक थैले की तरह स्ट्रक्चर है, जो कि फिल्ड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये लिक्विड, ये केमिकल समझ सकते हो, ये केमिकल्स किसके थ्रू बनाए जाते हैं, आरईआर के थ्रू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जो कि क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी इसको हम कह सकते हैं एक सेल है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो लगातार फंक्शनिंग करते 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 काफी ओल्ड हो जाते हैं, फिर उनका जो इफिशियंसी होता है वैसा नहीं होता है जैसा शुरू में था। उस कंडीशन में उस ऑर्गेनेल को खत्म करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी वेस्ट को डिस्पोज करता है, खत्म करता है एक सेल के अंदर। When the cell get damaged, lysosome may burst. आपने सुना होगा लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, यानी ये क्या करता है, सुसाइड करवा देता है पूरे के पूरे सेल को, खुद सुसाइड करता है और उस सेल को तबाह कर देता है। When the cell get damaged, जब एक सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, और जितने भी एंजाइम उसके अंदर होते हैं वो एंजाइम पूरे के पूरे सेल में फैल जाएंगे और उस सेल को टोटली डाइजेस्ट कर जाएंगे, यानी खत्म कर देंगे, ऐसा ही बोल सकते हैं। इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल कहते हैं। देखो बार बार एंजाइम की बात की जा रही है, उसी एंजाइम को समझाने के लिए मैंने नोट में लिखा है कि आखिर लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। जैसे अमाइलेज, मान लो सेल के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज शुगर का पार्ट है उसको डाइजेस्ट करने वाला अमाइलेज है, ये डाइजेस्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट को। अगर उसमें प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज एक एंजाइम है। लिपिड से उसको लाइपेज, ये डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। और ये जितने भी एंजाइम्स मैंने बताए, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। एसिडिक यानी इन्वायरमेंट एसिडिक होगा तभी एक्टिव होंगे और उस सेल को पूरा का पूरा डिजेनरेट कर देंगे या डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में देंगे। ये सारे एंजाइम्स के बारे में आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे, वहां जब डाइजेशन पढ़ोगे वहां भी सेम होता है। यहाँ लेकिन एक सेल के वैक्यूल के अंदर, सॉरी एक सेल के लाइसोसोम के अंदर ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं। वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फोर्थ ऑर्गेनेल। फर्स्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था गोल्गी एपरेटस, तीसरा था लाइसोसोम एंड फोर्थ इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक स्टोरेज ऑर्गन है सेल के लिए। ये क्या करता है, अगर प्लांट सेल याद होगा आपको, प्लांट सेल में जो 90% से ज्यादा जो वॉल्यूम है वो ये वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। बाकी के रीजन में ही न्यूक्लियस और बाकी साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा पॉइंट है, इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जैसे मान लो ये सेल को टर्जिड बनाता है, वो वैक्यूल के अंदर सेल सैप होगा। बस समझ सकते हो कि सेल्स के कुछ मटेरियल जो स्टोर होते हैं उनको सेल सैप कहा जाता है। वो क्या, तो अगर
वैक्यूल के अंदर कुछ मटेरियल है और उस सेल को दबाने की कोशिश करे तो वो अपोज करेगा वैक्यूल के अंदर, यानी सेल को वो टर्जिड बना रहा है, रिजिड बना रहा है, कह सकते हैं। यानी एक सेल वॉल था जो शेप दे रहा था, और ये जो वैक्यूल है जो उसको और हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से। नेक्स्ट सेल सैप इन प्लांट्स वैक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड। उस सेल सैप में क्या क्या होगा? अमाइनो एसिड होगा, शुगर होगा, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स होंगे। अमीबा के पास ही वैक्यूल होता है, और ये वैक्यूल किस काम में हेल्प करता है? स्टोर फूड, यानी फूड स्टोरेज के फूड स्टोर करने में हेल्प करता है वैक्यूल अमीबा के केस में। प्लांट के केस में जनरली वैक्यूल एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट सेल में कभी डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन नहीं होता है, तो उसका जो ज्यादातर एक्सक्रीटरी जो पार्ट है वो वैक्यूल में भी सेव हो जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, कुछ ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होगा? ऑस्मोरेगुलेशन यानी मान लो कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रह रहा है, अगर वाटर के अंदर उसके बॉडी में वाटर की एंट्री ज्यादा हो गई तो वो वाटर को एक्सपेल करेगा किसके थ्रू? वैक्यूल के थ्रू। ये वैक्यूल के थ्रू वाटर को अपने बॉडी से बाहर रिलीज करेगा, और इसी प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। यहाँ एक चीज और ध्यान में देंगे, अगर ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर वो सारे मटेरियल्स होंगे, यानी या तो वेस्ट हो सकता है या तो स्टोर फूड हो सकता है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन का से ही कवर्ड होता है, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। यही था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चारों ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।